बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर हम सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह समझेंगे कि ये क्या है और पाकिस्तान में हम इसके कौन से है प्रोविजंस को स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी बेसिक्स। लॉ मेड बाय पार्टीज एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कि ये जो है ये लॉ कब बना, जब पार्टीज़ ने अपने दरमियान कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू किए तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे उनमें जो भी क्या कंडीशंस होती थी, टर्म्स होती थी, वो उन पर बाइंडिंग होती थी। तो उनको बाइंडिंग किसने किया? लॉ, इस लॉ ने, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने किया बाइंडिंग। तो बेसिकली व्हेन एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि बेसिकली जब एक एग्रीमेंट जो पार्टीज आपस में करती हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कब बनता है? एग्रीमेंट तब बनता है जब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, वो प्रॉमिस बन जाता है और उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ जाए तो हम उसको कहते हैं एग्रीमेंट। और जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो मेन पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑनर्ड एंड लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल टू द पार्टी who suffers breach of contract। जो है मेन पर्पस जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो यही है कि पार्टीज को क्या है, रेमेडी मिले। जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सफ़र करे उस पार्टी को क्या है, रेमेडी मिले और उसके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं जो अराइज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में से उसको ऑनर किया जाए, उसको लीगल रेमेडी प्रोवाइड की जाए। ये जो है ये मेन पर्पस है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इन आवर डेली लाइव्स वी एंटर इनटू न्यूमरस कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल व्हेन यू परचेज अ टिकट टू ट्रैवल ऑन अ बस इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हायरिंग ऑफ कार इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर द पर्सन हायरिंग। तो हम अपने डेली बेसिस पर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। जैसे कि हम अगर टिकट परचेज कर रहे हैं टू ट्रैवल तो फिर वो भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हायरिंग ऑफ कार भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ कि ये बना कैसे, ये वजूद में कैसे आया। तो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ डेवलप्ड अराउंड अ फॉर्म एक्शन नोन एज असम्पसेट। वो कहते हैं कि इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो डेवलप हुआ एक एक्शन से जिसको हम नाम देते थे असम्पसेट। असम्पसेट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है अंडरटेकिंग, मतलब किसी ने कुछ अंडरटेक किया, कहा, ठीक है ना। तो दिस कंसेप्ट डेवलप्ड इन द 16th सेंचुरी एज अ रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। ये जो कंसेप्ट है ये 16वीं सदी में बना फॉर द ब्रीच ऑफ इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स वो उनको इनफॉर्मल कहा जाता था जो कि मतलब सील्ड नहीं होते थे, लिखा नहीं जाता था जिन्हें, जो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ होते थे। ओरल एग्रीमेंट्स को हम क्या कहते थे, इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। Early common law was chiefly concerned with serious crime and land tenure, and the king was not supposed to protect private agreements। यानी किंग जो है वो उसको वो प्रोटेक्ट नहीं करता था प्राइवेट एग्रीमेंट्स को। और जो है चीफली जो कंसर्न होता था उस वक्त वो सीरियस नेचर के क्राइम, हाई ट्रीजन के क्राइम या लैंड के टेन्योर के क्राइम जो होते थे वो उनसे रिलेटेड को डील किया जाता था। कॉमन लॉ में जो है वैसे प्राइवेट एग्रीमेंट्स लोग आपस में करते थे, उनको मतलब है उनके लिए कोई रेमेडी नहीं होती थी। कॉमन लॉ कोर्ट्स अज्यूम ज्यूरिसडिक्शन ओवर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स लेटर इन टाइम। फिर बाद में जब कॉमन लॉ आया तो उसने कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को क्या है उस पर ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम की। तो आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील क्या था? फॉर्मल एग्रीमेंट, इसको कहते थे फॉर्मल एग्रीमेंट। और इनफॉर्मल एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट कंक्लूडेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। यू कैन सी दिस एग्रीमेंट कंक्लूडेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, उसको इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं। और जो उसको फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील होते थे, मतलब उनको लिखा जाता था और फिर उन पर से एक सील लगाई जाती थी। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर मेड इन राइटिंग एंड इट वाज अ प्रैक्टिस टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स बाय सीलिंग देम। मतलब उनकी तस्दीक कब होती थी? जब उनको सील यानी कोई स्टैम्प वगैरह सील करके लगा दिया जाता था उनको लिखने के बाद, तो उसको हम कहते थे कि ये जो है ये फॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं। तो सच एग्रीमेंट्स केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर कॉमन लॉ एंड टू टाइप्स ऑफ सेक्शंस वर अवेलेबल फॉर सच एग्रीमेंट्स। तो सबसे पहले तो कॉमन लॉ में इनको रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील को, फॉर्मल एग्रीमेंट्स को। इनके लिए जो हैं वो दो रेमेडीज अवेलेबल थी। तो कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल थी? नंबर 1 एक्शन ऑफ कोवेनेंट एंड नंबर 2 एग्रीमेंट टू पे डेब्ट।
एक्शन ऑफ कोवेनेंट में क्या था, इट ओरिजिनेटेड एज एन एक्शन फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू डू समथिंग सच एज टू बिल्ड अ हाउस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कोवेनेंट डैमेजेस वर असेस्ड बाय द ज्यूरी। मतलब ये जो है किसी ने जैसे लेस्पोस कहा कि किसी कंपनी को दिया गया था, ये स्मॉल किसी बिल्डिंग फिर्म को कहा गया कि मेरा हाउस कंस्ट्रक्ट करो, उन्होंने बहुत बुरी तरह कंस्ट्रक्ट किया, तो फिर क्या होगा, अब जो है वो उसको तो नुकसान हो गया, जिसने घर की तामीर के लिए पैसे दिए थे उन्होंने इतना गंदा मटेरियल यूज़ किया कि घर गिर गया। तो अब क्या होगा, उसको स्पेसिफिक परफॉर्म करवाया जाएगा जब वो कोर्ट में जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, ज़्यादती की है। तो वो क्या करेंगे, उसको कहेंगे फिल्म को, बिल्डिंग फिल्म को कहेंगे कि आप दोबारा इस जगह को कंस्ट्रक्ट करें। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे काम करवाया जाता है, ठीक है। और अगर कोई वादा खिलाफी हुई है इन केस ऑफ वायलेशन, तो फिर क्या है, डैमेजेस असेस करती थी जूरी मतलब वो जजेस जो थे वो डैमेजेस असेस करके जो भी कंपनसेशन वगैरह होती थी वो दी जाती थी। तो आगे जो है नंबर 2 एग्रीमेंट्स टू पे डेब्ट है, वेयर देयर वाज अ फॉर्मल एग्रीमेंट अंडर सील टू पे अ डेफिनेट सम ऑफ मनी दैट इज अ डेब्ट, द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एक्शन वाज डेब्ट ऑन एन ऑब्लिगेशन। जहाँ पर क्या है फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते थे, अंडर सील होते थे कि उन्होंने कोई डेफिनेट सम ऑफ मनी देना था, ये एक डेफिनेट सम होता है, यानी ये एक अमाउंट प्रोवाइड की गई थी, उससे ज़्यादा जो होती थी उसको जो है सील कर दिया जाता था, मतलब उसको फॉर्मल एग्रीमेंट कंसीडर किया जाता था। तो इस तरह के जो थे ना डेफिनेट सम ऑफ मनी होते थे, तो दैट इज अ डेब्ट, द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एक्शन वाज डेब्ट ऑन एन ऑब्लिगेशन, सच एग्रीमेंट वर लुक्ड अपॉन एज ग्रांट्स ऑफ डेब्ट्स एंड द टर्म ऑब्लिगेशन और बॉन्ड वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सील्ड डॉक्यूमेंट व्हिच जनरेटेड द ड्यूटी टू पे। ठीक है, इसमें ड्यूटी होती थी पे करने की। तो इनको जहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल की गई है ऑब्लिगेशन और बॉन्ड, ये है सील डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल की गई। इसका मतलब यही है कि वो सील डॉक्यूमेंट है और जहाँ पे क्या है ये ड्यूटी जनरेट कर देता है कि ये डेब्ट आपने पे करना है। ठीक है, सील डॉक्यूमेंट जहाँ पे आ जाएंगे वो डेब्ट आपने पे करना है, तो ये एग्रीमेंट टू पे डेब्ट कहलाता है। आगे देखते हैं इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। तो ये इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स क्या थे, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो वर्ड ऑफ माउथ से होते हैं वो इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं। मेडिवियल कॉमन लॉ वाज रिस्ट्रिक्टिव इन केस ऑफ इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स, मतलब कॉमन लॉ जो था वो इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स पर इतनी ज़्यादा रेमेडीज प्रोवाइड नहीं करता था, रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर था इस किस्म के मतलब एग्रीमेंट्स के लिए। तो कोविनेंट एग्रीमेंट्स अंडर सील वर नेवर मेड एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, मतलब जो कोविनेंट्स होते थे ना वो उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट अंडर सील, जो मतलब अंडर सील होते थे एग्रीमेंट्स, उनको क्या है कभी भी इनफॉर्मल एग्रीमेंट नहीं बनाया गया। ठीक है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ थे, जो सील में आ गए जो लिखे गए वो कभी इनफॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होते थे। द ओनली 2 केसेस व्हिच वर एंटरटेन्ड इन इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स वर डेब्ट एंड डेटिंग, यानी जो सिर्फ 2 केसेस थे जिनके लिए रेमेडी प्रोवाइड की गई थी कॉमन लॉ में इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स, वो कौन से थे, डेब्ट और डेटिंग, मतलब इनके अलावा और कोई मतलब है रेमेडी नहीं प्रोवाइड की थी। यही 2 केस थे जिनमें रेमेडी प्रोवाइड होती थी। नंबर 1 डेब्ट, इसको डेब्ट सर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते थे, फॉर क्लेम्स टू स्पेसिफिक सम्स ऑफ ओड बाय इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और मनी लेंड, मतलब ये कोई एक क्लेम होता था स्पेसिफिक सम के लिए, मतलब कोई मनी जो है किसी ने कुछ बेचा तो पैसे नहीं मतलब है उसको मिले, या फिर किसी ने किसी को उधार दिया, कोई पैसे अमाउंट दी थी तो स्पेसिफिक सम ऑफ मनी दिया था, तो इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन थी, लिखा हुआ नहीं था, तो उसके लिए क्या थी कि ये हमारे पास डेब्ट, ये वाला केस भी क्या है कॉमन लॉ ने रिकॉग्नाइज किया और इसके लिए जो है वो रेमेडी प्रोवाइड की। फिर डेटन्यू का भी केस रिकॉग्नाइज किया, दिस पर्टेन टू द एनफोर्सिंग क्लेम्स टू द चैटर ड्यू, फॉर एग्जांपल मतलब किसी के पोजेशन में आपने कोई चीज़ बेच दी, उसके पोजेशन में आ गई लेकिन उसकी जो है आपको पूरी अमाउंट जो है वो नहीं मिली, फॉर एग्जांपल हॉर्स सोल्ड और लैंड, जैसे कि एक घोड़ा आपने बेचा था लेकिन कुछ पैसे रह गए या फिर किसी को कुछ उधार दिया था। दिस कंसर्न मोस्टली टू केसेस ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट जो होता है वो आपके किसी की सेफ कस्टडी में कुछ जो है वो रखवाते हैं फिर बाद में आप वापस लेते हैं। अजान हो रही है, हम फिर स्टार्ट करते हैं।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जी अज़ान हो गई है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। दिस कंसर्न मोस्टली द केसेस, मतलब जो डेटनी का था मोस्टली जिसमें जो केसेस होते थे बेलमेंट के होते थे। बेलमेंट क्या होता है, एक बेलर होता है, वो कुछ गुड्स जो है वो बेली को देता है फॉर कुछ टाइम के लिए, किसी पर्पज़ के लिए दे सकता है कि बेली को किसी चीज़ के लिए ज़रूरत थी उन गुड्स की, तो उसने दिए, लेकिन बाद में वो गुड्स वापस करेगा, ठीक है। या फिर बेलर उसको जैसे कहेगा उन गुड के साथ वो वैसे करेगा। अगर वो कहेगा इसको डिस्पोज कर दो तो उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो इसको हम बेलमेंट कहते हैं, यानी सेफ कस्टडी में कुछ टाइम के लिए किसी बेली के पास जो है गुड्स रखवाए जाते हैं। These cases covered an extensive area of informal contracts including bailment, sale of goods and loans of money। मतलब ये जो केसेस थे ना, ये एक्सटेंसिव एरिया कवर कर लेते थे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसमें बेलमेंट भी आ जाता था, सेल ऑफ गुड्स भी आ जाता था और लोन्स ऑफ मनी भी आ जाता था। लेकिन इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू समथिंग वाज नॉट कवर्ड इन सच, यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो है उनके लिए कोई रेमेडी नहीं दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता था। फिर है एजम्प्टेड। एजम्प्टेड में क्या है, ये था जहाँ से जो है इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स को रिकॉग्निशन स्टार्ट हुई, मतलब वो उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट लॉ बना। तो अंडरटेकिंग मैंने इसका आपको पहले मतलब बताया, लेट्स सी ये है क्या और ये कैसे बना। तो द मैनर इन विच कॉमन लॉ कोर्ट्स अज्यूम ज्यूरिसडिक्शन ओवर इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स इज इंटरेस्टिंग। इन द 14th century कॉमन लॉ कोर्ट्स अज्यूम ज्यूरिसडिक्शन ओवर wrongs, trespasses, more specifically which involve the breach of public peace. The actions were brought in the form of writs. The jury assessed the damages for trespass. 14th century में ऐसा होता था कि किसी ने कोई पब्लिक पीस को ब्रीच किया, मतलब पब्लिक एट लार्ज का नुकसान किया कोई, तो उनको ट्रेसपास किया है, या इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेमेडी प्रोवाइड की हुई थी कि उनके लिए वो रिट्स लेके आ सकते थे। तो जूरी इस केस में क्या करती थी, डैमेज को असेस करती थी और जिस पार्टी ने किया होता था उसको वो डैमेज पे करना होता था। तो फिर फर्दर आके 1365 में क्या हुआ, इट वाज सेटल्ड दैट सच टॉर्ट एक्शंस ऑन केस कुड बी ब्रॉट टू रेमेडी प्योरली प्राइवेट रॉन्ग्स। पहले क्या था, पब्लिक रॉन्ग्स को रिकॉग्नाइज किया गया, फिर क्या है प्राइवेट रॉन्ग्स। प्राइवेट रॉन्ग्स भी रिकॉग्नाइज करेंगे, नॉट इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, जिनमें पब्लिक पीस का ब्रीच नहीं हुआ बट प्राइवेट रॉन्ग हुआ है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो उसको भी क्या किया उन्होंने रिकॉग्नाइज किया 1365 में। यानी उन्होंने कहा ऐसे केसेस को भी आप लेकर आ सकते हैं जिनमें प्राइवेट रॉन्ग हुआ है और पब्लिक ब्रीच यानी पब्लिक पीस का ब्रीच नहीं हुआ। केस देख लेते हैं, स्कारनी वर्सेस बर्टोल्फ 1388 का ये केस है। द प्लेंटिफ sued a doctor to whom he had come to find a cure for a disease. The plaintiff alleged that the defendant undertook assumption to cure him of certain infirmity in return for money already paid to the defendant. He went on to allege that the defendant had so negligently performed his cure as to cause damage. This form of trespass on the case has come to be called the action of assumption, the name being derived from the allegation in the Latin pleading that he undertook assumption. इसमें जी एक प्लेंटिफ था, उसने डॉक्टर को सूट किया कोर्ट ऑफ लॉ जाकर, कोर्ट ऑफ लॉ में उसने कहा जी इसने क्या किया है, मेरे ऊपर ट्रेसपास किया है, मेरे ऊपर मतलब मेरी यानी मेरे पर्सन पर इसने ट्रेसपास किया है, ठीक है। मतलब इसने कहा कि किसी डिजीज़ उस पेशेंट को थी, तो डॉक्टर ने कहा कि वो इसको क्योर कर सकता है और प्लेंटिफ ने एलेज किया कि इसने क्या है अंडरटेकिंग ली थी, असम्पशन ही द डिफेंडेंट अंडरटुक असम्पशन टू क्योर हिम ऑफ सर्टेन इन्फर्मिटी इन रिटर्न फॉर मनी ऑलरेडी। यानी उसने कहा भाई पैसे उसने मेरे से लिए हैं और क्या अंडरटेकिंग ली कि वो मुझे क्या है ठीक कर देगा, लेकिन उसने इतनी बुरी तरीके से क्या है वो काम किया है, क्योर करने के बजाय उसने मुझे और नुकसान दे दिया है। तो ये एक किस्म का मेरे ऊपर ट्रेसपास है, पेशेंट ने कहा जो प्लेंटिफ था इस केस में। तो उसने कहा कि मुझे जो है इसके लिए रेमेडी दी जाए, इसके लिए मुझे क्या है कोई रेमेडी प्रोवाइड की जाए, दैट ऑन द केस हैज कम टू बी कॉल्ड एक्शन ऑफ, और इसको कहा गया कि ये एक्शन ऑफ असम्पशन है। तो द नेम बीइंग, ये असम्पशन कहाँ से वर्ड ड्राइव हुआ है, एलिगेशन इसका होता है लैटिन में, इसको कहते हैं असम्पशन दैट ही अंडरटुक, मतलब उसने कहा कुछ वादा कर दिया, कह दिया कि ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है असम्पशन का कंसेप्ट आया इस केस से, स्कारनी वर्सेस बर्टोल्फ 1388 के। फिर है असम्पशन मिसफेजेस एंड नॉन फेज। अब जब कोर्ट्स ने ये भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया
कि असम्पशन का कंसेप्ट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, अंडरटेकिंग को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। मतलब पर्सन के साथ कोई बुरा हो रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, ट्रेस पास हो रहा है, पर्सन के ऊपर ट्रेस पास हो रहा है। इस चीज़ को जब कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज कर दिया तो फिर ये जो था ना, इसको लॉयर्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उनके लिए एक क्या कहते हैं, एक खाली जगह उनको मिल गई कि वो इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स को जो है वो एज असम्पशन बना कर ले आते थे कि कोर्ट में उनको रेमेडी मिल जाएगी, ठीक है ना। किसी का कोई इनफॉर्मल एग्रीमेंट था, ओरल था, उसको क्या कहते थे कि अंडरटेकिंग ली थी इसने असम्पशन का कंसेप्ट अप्लाई करते थे। तो एक किस्म का क्या हो गया था, लॉयर्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। तो असम्पशन में फिर क्या कंसेप्ट है, मिसफीजेंस एंड नॉन फीजेंस का। सच ट्रेसपास और टॉर्ट एक्शन कुड बी viewed as involving a liability based upon the breach of an informal agreement and as being in our terms contract actions, but as tort action they did not of course require the production by the plaintiff of any formal evidence under seal, and this could be exploited by the lawyers who wish to sue on informal agreements at common law। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि द प्रोडक्शन बाय द प्लेंटिफ एनी फॉर्मल एविडेंस एंड सील एंड दिस कुड बी, मतलब यहाँ पे लॉयर्स को क्या मिल गई, ये खाली जगह मिल गई जो कि चाहते थे कि इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स को वो कॉमन लॉ कोर्ट्स में लेकर आएँ। तो उनको यहाँ पे एक वो जगह मिल गई अपने केसेस को लाने की, इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स को क्या है उनको कोर्ट में उनके लिए रेमेडी हासिल करने के लिए। तो टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्रोमाइज और रीवेयर बाय द बेसिक डॉक्ट्राइन फॉर असम्पशन ले फॉर द मिसफीजेंस, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया जहाँ पे जो है बेसिक डॉक्ट्राइन फॉर असम्पशन जो है ले फॉर मिसफीजेंस एंड नॉन फीजेंस, जहाँ पे डिफरेंस किया गया भाई असम्पशन का जो डॉक्ट्राइन है उसमें मिसफीजेंस क्या है, नॉन फीजेंस क्या है। मिसफीजेंस है जो कोई काम किया और बहुत बुरी तरह किया, और नॉन फीजेंस है कि शुरू से काम किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो ठीक है, उन्होंने कहा जो नॉन फीजेंस है जिसमें बंदे ने कुछ किया ही नहीं, कोई खराबी की ही नहीं, बस कहा था लेकिन कुछ किया ही नहीं, तो उसको हम जो है उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, उसको निकाल दिया गया, ठीक है। सिर्फ मिसफीजेंस के लिए रेमेडी दी जाएगी। तो और उन्हीं केसेस को क्या केस कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर आया जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन फीजेंस वाज अबंडेंट इन द अर्ली 16th सेंचुरी इन अ सीरीज ऑफ केसेस। तो फिर जो नॉन फीजेंस का डॉक्ट्राइन था ना कि डूइंग नथिंग एट ऑल, तो ये खत्म हो गया 16वीं सदी में in series of cases में। तो this was a significant development for the common law now had a form of action whereby in principle any undertaking could be sued upon, the action had become an action for the breach of promise। तो अब क्या था, अब कॉमन लॉ कोर्ट्स के पास एक नई किस्म की रेमेडी आ गई थी जिसको कहा गया असम्पशन, जो क्या है अंडरटेकिंग होती थी, और उस अंडरटेकिंग को क्या है कोर्ट में सीयू किया जा सकता था, उसको लाया जा सकता था। द एक्शन हैड बिकम एन एक्शन फॉर द, और इस किस्म का जो एक्शन था उसको कहा गया कि ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फिर क्या है, हमारे पास केस आता है स्लेड्स केस 1602 का ये केस है। तो इसमें क्या था, द प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस वाज दैट बाय अलाउइंग प्लेंटिफ्स टू यूज असम्पशन इन प्लेस ऑफ डेब्टर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इन प्रैक्टिस दे वुड ऑलवेज चूज टू डू, इट प्रोड्यूस अ सिचुएशन इन व्हिच असम्पशन बिकेम द जनरल रेमेडी ऑन इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर द प्लेंटिफ वाज कंप्लेनिंग अबाउट अ फेलियर टू पे अ डेफिनेट सम ऑफ मनी और अ फेलियर टू डू समथिंग एल्स सच एज अ बिल्ड अ हाउस, ठीक है। पहले जो था हमारे पास एक डेब्टर कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने आपको पढ़ाया था, शुरू में बताया है, व्हिच इन प्रैक्टिस दे वुड ऑलवेज चूज टू, मतलब डेब्टर कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले पढ़ा है, उसकी जगह क्या है इस केस में असम्पशन को ला दिया गया कि अब वो नहीं होगा, अब क्या होगा, अब असम्पशन होगा। प्रिंसिपल जो है वो अब किसका फॉलो होगा कि प्लेंटिफ जो है वो असम्पशन यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ डेब्टर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने क्या किया, एक ऐसी सिचुएशन जो है प्रोड्यूस कर दी इन विच द असम्पशन बिकेम द जनरल रेमेडी, जो है इस असम्पशन जो है वो जनरल रेमेडी बन गया इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो डेब्टर कॉन्ट्रैक्ट की जगह भी क्या ले ली, असम्पशन ने लेगी और एक जनरल रेमेडी बन गया इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में, जहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो आज कंप्लेनिंग अबाउट अ फेलियर, जहाँ पे भी प्लेंटिफ जो है कंप्लेन कर रहा था कि मुझे पैसे नहीं मिले या कोई काम नहीं किया गया, जो है फेलियर टू डू समथिंग था, या फिर कोई घर नहीं बनाया गया। तो अब वो जो सारी बातें थी वो किसके अंदर आ गई, असम्पशन के अंदर आ गई। और सबसे पहले जो ये चीज़ आई वो इस केस में आई, स्लेड केस 1602। डेब्टर कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये डेब्ट जो है इसको ये केस था जिसको कॉमन लॉ कोर्ट्स जो है देखती थी। बाद में इसको किसके अंदर ला दिया गया, असम्पशन के अंदर, और इसको नाम दे दिया गया असम्पशन का,
ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करेंगे। और दुआओं में मुझे याद रखें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।